सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों, हम सब लोगों ने पिछली बार जब हमने अध्ययन किया था तो दूसरे पाठ में हम सब लोगों ने गाउस का नियम पढ़ा था। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ी थी। गाउस के नियम से संबंधित हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण बिंदु हमें ध्यान रखने लायक है उन सबको पढ़ा था। आज हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। हमारे राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें बच्चों 6 अनुप्रयोग दे रखे हैं और NCERT की किताब में 3 अनुप्रयोग है। 3 अनुप्रयोग कॉमन है। पहले हम लोग ये जो कॉमन अनुप्रयोग है उनकी शुरुआत कर रहे हैं। पहले अनुप्रयोग का नाम है अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग देख रहे हैं ये AB क्या है? अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार का एक भाग है। कभी भी इसको आप ऐसा नहीं कहेंगे कि AB एक अनंत लंबाई का तार है, क्योंकि अनंत लंबाई के तार को हम लोग परिमित नहीं कर सकते। इधर ये A और B के नीचे जो ये डॉटेड लाइन सी है वो इस बात का संकेत है कि अनंत लंबाई के तार का हम लोगों ने एक पार्ट माना है और वो पार्ट क्या है? AB। तो AB क्या हो गया? अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार का एक भाग है। अब हम सब लोगों को इस तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोगों ने मान लिया बच्चों, इस तार से लंबवत दूरी R पर यह कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप सब लोगों को एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। हमारे फिजिक्स में एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। इस सतत आवेश वितरण में क्या होता है? यदि आवेश विविक्त नहीं होकर सतत रूप से एक समान रूप से वितरित होता है तो उस परिस्थिति में बच्चों हम लोग आवेश वितरण को अत्यंत लघु अल्पांशों में विभाजित करके अध्यारोपण का सिद्धांत लागू कर देते हैं। ये केवल समझने लायक बात है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें ज़्यादा गहनता से नहीं लेना इसको। इस सतत आवेश वितरण में यदि आवेश का वितरण किसी प्रभाग में जिसका आयतन V है एक समान रूप से वितरित है तो हम वहां पर लेंगे इसको आयतन आवेश वितरण। यदि किसी क्षेत्रफल में वितरित है इसको हम बोलेंगे पृष्ठ आवेश वितरण, और यदि रेखिक तार पर वितरित है इसको हम बोलेंगे रेखिक आवेश वितरण। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब आयतन में आवेश का वितरण हो रहा है तो हमें वहाँ पर एकांक आयतन में आवेश की मात्रा माननी पड़ेगी। ये संकेत हम लोग प्राय अमूमन कॉमन से यही लेते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जहाँ पर रो आ गया इसका मतलब एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। जहाँ पृष्ठ आवेश वितरण की बात आएगी वहाँ पर हम लोग लेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या हो गया? एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। और जहाँ पर रेखिक आवेश वितरण की बात आती है वहाँ पर हम लोग लेते हैं लेम्डा, यानी एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। आप लोग भूले नहीं, इसलिए ध्यान रखना, जब रो की बात आएगी, रो का मतलब क्या है? एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, यानी आवेश बट्टे आयतन। पृष्ठ आवेश वितरण की बात आएगी इसका मतलब आवेश बट्टे क्षेत्रफल। जब रेखिक आवेश वितरण की बात आएगी आवेश बट्टे लंबाई। ये 3 कंडीशन हमारे इस गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की श्रृंखला में यहाँ पर हमें समझनी होगी। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो स्थिति है वो स्थिति कैसी है? अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें ध्यान नहीं है कि आवेश का वितरण किस प्रकार से हो रहा है, इतना जरूर है कि ये रेखिक आवेशित तार है। तो जब रेखिक आवेशित तार की बात आती है तो हम लोग क्या मानते हैं? एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। सबसे पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे? AB अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार का एक भाग है। तार हेतु एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा लेम्डा है।
लेमडा का मतलब क्या हो गया, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, यानी लेमडा बराबर हो गया है बच्चों Q बट्टे, यदि इसकी लंबाई हम लोग L मान लेते हैं तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टे L। तो हम बोलेंगे तार पर एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा लेमडा है। अब हमारा उद्देश्य क्या है, तार से लंबवत दूरी स्मॉल r पर ये कोई पॉइंट P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र अपने आप में बच्चों सदिश राशि है, तो तीव्रता का मान ज्ञात करने से पूर्व हमें इसका निर्धारण करना पड़ेगा, इसकी दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा। तो दिशा का निर्धारण कैसे करें, जैसे आपने यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लिया, O मान लिया, ये जो O बिंदु है, इस O के सापेक्ष आप लोग दो समान लंबाई के अल्पांश ले लेंगे। समान लंबाई के अल्पांश ऐसे होने चाहिए जो O के सापेक्ष सममित है, यानी दोनों अल्पांशों की दूरी O से क्या है, समान है। एक ये ले लिया अल्पांश आपने, एक ये अल्पांश ले लिया, दोनों अल्पांश O के सापेक्ष सममित है, दोनों की लंबाई समान है। अब यहां पर बच्चों ये जो बिंदु P जो हमारा उद्देश्य है, जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P की स्थिति इस तरह से निर्धारित की गई है कि दोनों अल्पांशों से यह समान दूरी पर है। अब आप लोगों को ध्यान है, जब भी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की है, हमारा मूल सूत्र क्या है, E बराबर KQ बट्टा आर स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब दूरी समान है, इसका मतलब तीव्रता का परिमाण भी क्या है, समान। तो आप लोगों ने इस तार पर बिंदु O के सापेक्ष जो दो सममित अल्पांश लिए हैं, इन दोनों अल्पांशों की अभिष्ट बिंदु से दूरी क्या है, समान। इसका मतलब बच्चों इन दोनों अल्पांशों के कारण से अभिष्ट बिंदु P पर जो तीव्रता का परिमाण है वो समान होगा। हमने मान लिया है इस अल्पांश और इस अल्पांश, इन दोनों के कारण से बिंदु P पर जो तीव्रता का परिमाण है वह कितना है, DE है। लेकिन आप लोगों को मैंने बार बार एक बात बताई है, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर इसकी दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। इसकी दिशा हमेशा बच्चों अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसका मतलब इस अल्पांश के कारण से बिंदु P पर जो तीव्रता होगी उसका परिमाण तो D है और इसकी डायरेक्शन हो गई है अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यह हो गया है DE। इसी प्रकार से इस वाले अल्पांश के कारण से भी बिंदु P पर जो तीव्रता है उसका परिमाण कितना है, DE, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस अल्पांश के कारण से इस अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यह हो गया है DE। जब दोनों अल्पांशों की अभिष्ट बिंदु से दूरी समान है, इसका मतलब इस अल्पांश को अभिष्ट बिंदु से मिलाने वाली रेखा यदि क्षैतिज के साथ में अल्फा कोण बनाती है, तो इस अल्पांश को अभिष्ट बिंदु से मिलाने वाली रेखा भी क्षैतिज के साथ में अल्फा कोण ही बनाएगी। ये कोण भी कितना हो गया, अल्फा हो गया। O को P से मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को बच्चों हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब यह कोण अल्फा है, इसका मतलब यह कोण भी क्या होगा, अल्फा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। यह कोण अल्फा है, यह कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप लोगों का अब उद्देश्य क्या बन गया है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। AB अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार का एक भाग है। तार हेतु या तार पर एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा लेमडा है। तार से लंबवत दूरी स्मॉल r पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P है हमारा, ये वाला बिंदु है, उसका नाम P है। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए
बिंदु O के सापेक्ष दो सममित अल्पांश लेते हैं। अभिष्ट बिंदु P की स्थिति इस तरह से है कि ये दोनों अल्पांशों से समान दूरी पर है। जब दोनों अल्पांशों से समान दूरी पर है तब हम बोलेंगे अतः है इन दोनों अल्पांशों के कारण अभिष्ट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहेगा, किंतु इनकी जो दिशा है वह हमेशा अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश चित्र की भांति होगी। आ रही मेरी बात समझ में? अब आप लोगों को ये कोण वाली बात बताने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वतः ही स्पष्ट है। अब सारे बच्चे ध्यान देना, ये सारा जो हम काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य है इस तार से लंबवत दूरी r पर ये जो पॉइंट है जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता का मान ज्ञात करने से पूर्व हम सब विद्युत क्षेत्र की दिशा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब सारे बच्चे ध्यान देना, यह जो डी है किसके साथ कोण बना रहा है? इस डॉटेड लाइन के साथ में। तो आप क्या करेंगे, इस डी को घटक में बांट दीजिए। जिस भुजा के साथ में इसका कोण है उस भुजा के अनुदिश इसका घटक कौन सा हो गया? डी ई कोस अल्फा। इसका ऊर्ध्व घटक ऊपर की ओर हो जाएगा, यह हो गया है डी ई साइन अल्फा। इसी प्रकार से ये वाला जो डी है ये भी इस डॉटेड लाइन के साथ में कितना कोण बना रहा है? अल्फा। तो आप बोलेंगे इस डी को भी घटकों में बांटेंगे तो इस डॉटेड लाइन की भुजा के अनुदिश तो इसका घटक हो जाएगा डी ई कोस अल्फा और ऊर्ध्व घटक आ जाएगा ये डी ई साइन अल्फा। ये बच्चों हमारा बिंदु P है। समझ में आ रही बात? अब आप लोग क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निर्धारण हेतु चित्र की भांति डीई को क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करते हैं। अब घटकों में बांटने पर हमारे पास में क्या स्थिति आ गई? आप लोग देख रहे हैं ये जो क्षैतिज घटक है डीई कोस अल्फा, डीई कोस अल्फा, ये तो दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो ऊर्ध्व घटक है डीई साइन अल्फा, डी साइन अल्फा, ये दोनों समान परिमाण के विपरीत दिशा और सरेखीय होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसका मतलब बच्चों हमारे बात स्पष्ट हो गई कि इस अनंत लंबाई के तार के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं उसमें योगदान किसका हुआ? डी कोस अल्फा का। किसका योगदान हुआ? डी कोस अल्फा। होने को तो डी कोस अल्फा अपने आप में क्या है? क्षैतिज घटक, परंतु तार के लिए क्या हो गया? ये डायरेक्शन हो गई। ये तार है, मेरा हाथ एक बार ये मान लीजिए तार है और ये जो पेन है वो बता रही है डायरेक्शन किसकी? डी कोस अल्फा। और ये जो डी कोस अल्फा घटक क्षैतिज, परंतु तार के लिए क्या हो गया? ये लंबाई के लंबवत। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार के कारण जिस बिंदु पर आप तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं वहां पर इस तीव्रता की जो दिशा है वह हमेशा तार की लंबाई के लंबवत होगी। चाहे यहां पर हो ये डायरेक्शन, यहां पर हो ये डायरेक्शन, यहां पर हो ये डायरेक्शन। तो आप लोग नोट्स में क्या लिखेंगे? चित्र की भांति डीई को क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करने पर हम पाते हैं कि ऊर्ध्व घटक तो समान परिमाण, विपरीत दिशा एवं सरेखीय होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने से जुड़ जाते हैं। अर्थात यह स्पष्ट होता है कि अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव तार की लंबाई के लंबवत होती है। ये तो हमारी दिशा की जानकारी थी, वो हो गई। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हमारा मूल उद्देश्य है इस तार से लंबवत दूरी स्मॉल r पर जो बिंदु P है वहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्यार्थियों ध्यान रखना, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जहां कहीं भी आप तीव्रता ज्ञात करेंगे वहां पर आप लोगों को गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। जब मैंने आपको गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की बात बताई थी उससे पहले महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने पढ़े थे उसमें आपको मैंने बात कही थी
कि गाउस के नियम से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वह पृष्ठ की आकृति, आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब गाउस से पृष्ठ किसी भी आकार का लिया जा सकता है, परंतु हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो सके इसके लिए हम लोगों को जो गाउसीय पृष्ठ है उसका निर्माण इस तरह से करना पड़ेगा कि सिमेट्री बनी रहे। सममिति के लिए, सिमेट्री बनाए रखने के लिए हमें पृष्ठ ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे तीव्रता का परिमाण समान रहे। उसके लिए आवश्यक है आप लोग वृत्ताकार ले सकते हैं, आप लोग गोलाकार ले सकते हैं, आप लोग बेलनाकार ले सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर हम कौन सा पृष्ठ ले, देखना बेटा ध्यान देना, यह आपका तार है, यह आपका अभिष्ट बिंदु है। अब यहाँ पर बिंदु इधर भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन तार की लंबाई के लंबवत है, तो इधर भी हो सकता है बिंदु, इधर भी हो सकता है, यहाँ पर 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 भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आप लोग पृष्ठ लेंगे, ये मेरा वाला जो हाथ है ये अपने आप में आवेशित तार का एक भाग है। इस भाग से दूरी समान होने के लिए, इसका मतलब यह जो भाग है ये अपने आप में बेलन की एक अक्ष बन गई। बेलन की अक्ष बन गई तो हम बोलेंगे जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर हमें एक गाउसीय पृष्ठ जो लेंगे वो कैसा होना चाहिए, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। तो ध्यान देना, इस अभिष्ट बिंदु P पर अब हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों अपन लोग एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। और कैसा गाउसीय पृष्ठ लेंगे, बेलनाकार। यह हो गया है यह हमारा रेखिक आवेशित तार है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो तीव्रता का मान ज्ञात करना है उसके लिए क्या किया है, यह जो तार है इस तार की लंबाई ले ली, मान लीजिए हम लोगों ने स्मॉल a ले ली। इस जो बेलन हमने लिया है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की विद्यार्थियों त्रिज्या कितनी है, r है, क्योंकि आपका जो बिंदु है वो तार की जो लंबाई है उससे लंबवत दूरी r पर है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए इस रेखिक आवेशित तार AB को अक्ष मानते हुए, किसकी अक्ष मानते हुए, बेलन की अक्ष मानते हुए, या इसको अक्ष मानकर स्मॉल r त्रिज्या वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं कि जो बिंदु P है आपका वह तार के वक्रीय भाग पर हो, सॉरी तार के नहीं, गाउसीय पृष्ठ के वक्रीय भाग पर हो। गाउसीय पृष्ठ कैसा हो गया, बेलनाकार। तो आप बोलेंगे बिंदु P बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के वक्राकार भाग पर। दूरी कितनी है इसकी, r है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, r है। अब सारे बच्चे ध्यान देना भाई, अभी हम लोगों ने जो तीव्रता की दिशा ज्ञात की है उससे हमें क्या पता लग गया है कि इस अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वह हमेशा तार की लंबाई के लंबवत होगी। अब ये हमें पता चल चुका है, हमने इसके लिए क्या किया है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया है। तो आप लोग नोट्स में क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने हेतु चित्र की भांति तार AB को बेलन की अक्ष मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण इस तरह से करते हैं कि अभिष्ट बिंदु P इसके वक्राकार पृष्ठ पर हो। अब ध्यान देना, यह जो हमारा बेलन है, इस बेलन का ये जो ऊपरी वाला भाग है वृत्ताकार, नीचे वाला भाग है वृत्ताकार और बीच वाला भाग है ये वक्राकार। तो हमने इस गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांट लिया, वृत्ताकार पृष्ठ S1, वृत्ताकार पृष्ठ S2 और यह हो गया है हमारा वक्राकार भाग S3। हम सब लोगों को पता चल चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वह हमेशा तार की लंबाई के लंबवत। तो इस S3 के लिए बात करेंगे, तीव्रता की डायरेक्शन यह हो गई है। इस S1 के लिए बात करेंगे, तीव्रता की डायरेक्शन यह हो गई है।
इस S2 की बात करेंगे, तीव्रता की डायरेक्शन यह हो गई है। कहीं पर भी आप कोई भी बिंदु लीजिए, तीव्रता की जो दिशा है वह तार की लंबाई के लंबवत होगी। अब बच्चों हमें ध्यान है, गाउस के नियम में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साथ में क्षेत्रफल अल्पांश चाहिए, क्योंकि हमने जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र सीख रखा है वो क्या कहता है, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds। तो हमें ई का जो निर्धारण करना था वो तो हो चुका है, अब हमें क्षेत्रफल अल्पांश लेना है। आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, जैसे यह बच्चों एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसमें ये वाला भाग क्या हो गया S1, ये वाला भाग क्या हो गया S2, ये वाला भाग हो गया S3। अब ds की डायरेक्शन किधर हो, इसके लिए छोटा सा तरीका है जो ध्यान रखना आपको। आप लोग यहां से एक अल्पांश लेना चाहते हैं, इस अल्पांश को बाहर निकालने का तरीका क्या होगा भाई, इसको बाहर खींचना है तो हमारा जो हाथ है वो इस दिशा में जाएगा। तो इसका मतलब इस अल्पांश को बाहर खींचने के दौरान हमारा हाथ जिस दिशा में जा रहा है वह डायरेक्शन किसकी हो गई, क्षेत्रफल अल्पांश की। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये ले लिया भी क्षेत्रफल अल्पांश, इसको आपने ds मान लिया, इसको आप खींचेंगे तो आपका हाथ इधर जाएगा, तो आप बोलेंगे इस S1 के लिए ds की डायरेक्शन यह हो गई है। इस S2 की बात करेंगे, इस S2 के लिए यदि आपको अल्पांश बाहर खींचना है, टुकड़ा बाहर खींचना है, तो आपका हाथ इस दिशा में जाएगा। इसका मतलब इस S2 के लिए जो वेक्टर ds है उसकी डायरेक्शन किधर हो गई, नीचे की ओर। इस वक्राकार भाग से आपको कोई टुकड़ा खींचना है तो आपका हाथ इस दिशा में जाएगा, तो आप बोलेंगे यह जो हमारा S3 है इसमें ये जो वेक्टर ds है उसकी डायरेक्शन हो गई है, टुकड़ा ऐसे खींचेंगे इधर हो गई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने S1, S2, S3 तीनों के लिए वेक्टर E और वेक्टर ds लिख लिया है। क्या बात स्पष्ट हो गई कि S1 और S2 के लिए तो वेक्टर E और वेक्टर ds एक दूसरे के लंबवत है, और ये पृष्ठ S3 है, इस S3 के लिए वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों एक ही दिशा में है। समझ में आ गई बात। तो आप लोग नोट्स में क्या लिखेंगे, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को चित्र की भांति वृत्ताकार पृष्ठ S1, वृत्ताकार पृष्ठ S2 और वक्राकार पृष्ठ S3 में वियोजित करते हैं। चित्र से यह स्पष्ट है कि S1 और S2 के लिए तो वेक्टर E और वेक्टर ds एक दूसरे के लंबवत है, तथा पृष्ठ S3 के लिए वेक्टर E और वेक्टर ds एक ही दिशा में है। समझ में आ रही मेरी बात। अब इतना करने के बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है इस अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब कैसे ज्ञात करेंगे, हम सब लोगों को एक तो बच्चों विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी हुई है और एक गाउस का नियम पढ़ा हुआ है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो फाई बराबर क्या था, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds, ये था ना भाई। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो था फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds। गाउस के नियम से क्या था भाई, फाई बराबर समेशन q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों आप लोगों को परिभाषा ध्यान में रखनी है, आपका सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो फाई का मान यह है और गाउस के नियम से यह है, तो हम लोग दोनों में फाई का मान समान है, लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप लोग ध्यान से समझना, आप लोगों को इतना कुछ बताना नहीं है। अब आप सीधा लिखेंगे, यहाँ तक तो लिख दिया आपने कि चित्र की भांति गाउसीय पृष्ठ को S1, S2, S3 में बांटते हैं। अब आगे लिखेंगे आप लोग विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा गाउस के नियम से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो बच्चों फाई का मान आ गया है सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds, और गाउस के नियम से आ गया है फाई बराबर समेशन q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई है। समेशन q का मतलब क्या है, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। आपने जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया है उसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l। शुरुआत में जब हमने इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था हमने क्या माना था, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी है, लैम्डा।
एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा लेमडा, और हमारा जो गाउसीय पृष्ठ है उसकी लंबाई कितनी हो गई, एल। इसका मतलब बच्चों गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू एल। तो जो समेशन क्यू है उसकी जगह क्या आ जाएगा, लेमडा एल। तो आप लिखो यहां गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश समेशन क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल। तो जहां पर समेशन क्यू है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा एल। अब बच्चों ध्यान देना, आपका जो गाउसीय पृष्ठ है जिसको आपने एस से यहां पर दर्शा रखा है, इस एस को कितने भागों में बांट लिया आपने, 3 भागों में, S1, S2, S3। तो समीकरण 1 के बाएं पक्ष में जो समाकलन है वो कितने भागों में टूट जाएगा, 3 भागों में। तो यह आ गया है बच्चों S1 वेक्टर E डॉट ds, फिर आ जाएगा S2 वेक्टर E डॉट ds, फिर आ जाएगा S3 वेक्टर E डॉट ds, और बराबर क्या आ जाएगा, बराबर है बच्चों समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू क्या है, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है ये, लेमडा एल। तो इसकी जगह आ जाएगा लेमडा एल बट्टे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर बन गई है ये 2 नंबर। बोलो भाई कोई समस्या है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में जो S1 है उस S1 की स्थिति स्पष्ट है बच्चों, वेक्टर E और ds के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का। S2 के लिए कितना है, 90 डिग्री का। S3 के लिए कितना है, 0 डिग्री का। इसको खोल दीजिए पहले, तो यह आ जाएगा S1 के लिए E ds कोस थीटा। आप लोग कहो तो मैं मान लिख दूं सीधा, E ds S1 के लिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, E ds कोस 90। आगे क्या आ जाएगा भाई, S2 के लिए भी इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, E ds कोस थीटा, थीटा कितना, 90 डिग्री। यह आ गया है E ds कोस 90 प्लस आ गया अब S3 के लिए E ds कोस थीटा। थीटा कितना है S3 के लिए, वेक्टर E और वेक्टर ds एक ही दिशा में है, तो कोस थीटा की जगह आ जाएगा कोस 0। तो यह आ जाएगा E ds कोस 0, और राइट साइड में क्या है, लेमडा एल बट्टे एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई किसी की दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उतारे सब लोगों ने, इसको आगे सोलो करते हैं। ये हमारा ये था ना S1 वाला, ये यहां पर E है, कोस 90 का मान 0, तो यहां पर ये पहला पद क्या बन गया भाई, 0। इस समाकलन में कोस 90, ये भी मान क्या हो गया, 0। कौन सा रह गया आपके पास पृष्ठ में, केवल मात्र S3 रह गया। यह आ गया है बच्चों S3 E ds कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 बराबर राइट साइड में क्या है, लेमडा एल बट्टे एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यहां पर ये जो बिंदु P लिया है बेलन के वक्राकार भाग पर है। यदि आप इस बिंदु P को यहां लेते, दूरी कितनी होती, r। यहां पर लेते दूरी कितनी होती, r। यहां पर लेते दूरी कितनी होती, आप कहीं पर भी लीजिए, प्रत्येक अवस्था में दूरी का मान क्या रहेगा भाई, समान रहेगा। जब दूरी समान है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो अब आप लोग यहां पर क्या कहेंगे, इसको एक बार आप लोग समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। आप लोगों को एक लाइन लिखनी है, सममिति के कारण, सममिति का मतलब क्या हो गया, बिंदु P को आप वक्राकार भाग पर कहीं पर भी लीजिए, प्रत्येक अवस्था में बेलन की अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी, r। तो आप लिखेंगे सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहता है। अवकलन और समाकलन में जब कोई राशि कांस्टेंट हो जाती है तो उसको आप कहां लेते हैं, बाहर। तो ये E आ जाएगा बाहर। क्या लिखेंगे आप लोग, सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहता है। तो यहां पर आ गया बच्चों ये E बाहर आ गया, अंदर रह गया S3 ये ds बराबर लेमडा एल बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब ये बन गया है E तो बाहर है ही। आपको 11वीं कक्षा में
फिजिक्स में और मैथ्स में सारी बातें सिखाई जाती है। 1dx समाकलन अक्ष, 1dy y, 1dt t। तो यहाँ पर क्या हो गया 1ds, 1ds का मतलब s, s का मतलब क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? S3 का। S3 किसका पार्ट है? जो आपने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया है उसका। कौन सा भाग है ये? वक्राकार भाग। तो आप क्या बोलेंगे? ई तो बाहर आ गया, इनटू इस S3 भाग का क्षेत्रफल। इसका मतलब आप बोल देंगे अपने हिसाब से याद रखने के लिए, आप बोलेंगे S3 कौन सा है? बेलन का वक्राकार भाग। तो आप बोलेंगे बेलन के, परीक्षा में इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी तो अपन समझ रहे हैं, तो आप सीधा लिख देंगे। तो यह आ जाएगा ई गुणा बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है लेमडा एल बट्टे एप्सिलॉन नॉट। सारे बच्चे ध्यान देंगे, हम लोगों ने छठी कक्षा में गणित में जो मेंसुरेशन की प्रश्नावली आती है उसमें हमारे गुरुजनों ने हमें बात सिखा रखी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? हम सबको याद है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। छठी कक्षा में हम लोगों को h से सिखाया जाता है। हमारे पास में आज जो बेलन बनाया है उसकी लंबाई h नहीं होकर कितनी है? l। इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई? l। तो हम इस h की जगह लिख देंगे l। तो ये हो गया r प्लस एल। इसको आपने खोल दिया तो यह आ गया 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर कौन सा हुआ? एक तो हो गया बेलन का ऊपर वाला वृत्ताकार भाग, एक हो गया ये S2 वृत्ताकार भाग। लेकिन S1 और S2 के लिए वेक्टर E और वेक्टर DS के बीच में कोण कितना था? 90 डिग्री। और S3 के लिए कितना था? 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये 2 पाई आर स्क्वायर किससे संबंधित हो गया? पाई आर स्क्वायर का संबंध किससे? पृष्ठ S1 से। दूसरे वाले पाई आर स्क्वायर का संबंध किससे? पृष्ठ जो कौन सा है? वृत्ताकार, उस S2 से। तो यहाँ पर तो E और DS के बीच में 90 डिग्री का कोण होने से ये वाला पद तो हमारा समाप्त हो गया। तो वक्रीय भाग कौन सा रह गया? 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर आ जाएगा ये E गुणा 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल बट्टे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं एल से एल कैंसिल हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए? हमें मान चाहिए है, मिटा दूं चित्र को, हमें मान चाहिए है अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो यह आ गया है E बराबर, इसको नीचे ले आइए, यह आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लेमडा है, नीचे आ गया r। ये 2 पाई आर जो गुणा में था वो नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट को तो 2 पाई के साथ लिख दिया और ये आपका r यहाँ पर एज इट इज है। चूंकि बच्चों आप लोग जो पहले पार्ट से बात सीख रहे हैं, आपके दिमाग में बात क्या फीड कर रखी है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? के बोल देते हैं। तो सुविधा के लिए कोई त्रुटि नहीं हो, इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना लेते हैं। तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी आपने 2 से गुणा कर दिया और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दिया। तो ये क्या बन गया भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? के बोल देते हैं। तो यह बन गया बच्चों E बराबर, चाहो तो सीधा लिख दो इतना, तो यह बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन r। या कह सकते हैं आप लोग इसको, या कह सकते हैं आप इसको, और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब कूलाम नियतांक, जिसको आप बोलते हैं K, तो K इंटू 2 लेमडा बट्टे R। तो ये बन गया है 2K लेमडा बट्टे R। चूंकि बच्चों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह अपने आप में सदिश राशि है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख दोगे? आप कह देंगे और वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बट्टे R।
और साथ में क्या आ जाएगा, ये आर के। यह अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार के कारण इससे लंबवत दूरी स्मॉल आर पर जो पॉइंट था वहां पर तीव्रता का मान आ गया है। अब यहां से बात स्पष्ट क्या हो रही है, चाहे ये देखो ये देखो ये देखो, बात एक ही है। बात स्पष्ट हो गई है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी हम लोगों के पास में निष्कर्ष आ गया है कि अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार से लंबवत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यदि हमें ग्राफ खींचना हो, यदि यहाँ पर E और 1/r का ग्राफ खींचना हो, इधर ले लिया आपने E, इधर ले लिया आपने 1/r, तो E क्या हो गया, E प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी गलत बोल गया मैं, E प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r के समानुपाती है। तो E और 1/r के बीच में ग्राफ कैसा आ जाएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इधर तो ले लिया आप लोगों ने R, इधर ले लिया आपने E, तो E और R के बीच में ग्राफ खींचना है। जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा E का मान घटता चला जाएगा, यह ग्राफ ऐसा आ जाएगा। E और 1/r में ग्राफ खींचना है तो ये ऐसा आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग की हमारी पहली श्रृंखला है, उसको आज हम यहीं पर विराम देते हैं। बाकी बच्चों हम कल पढ़ेंगे।